नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फोर्थ यूनिट है आपकी सेंट्रल फोर्स, उसका ये लास्ट लेक्चर है। लास्ट टॉपिक इसका रह गया था जिसका नाम है मोशन अंडर। मोशन किस लॉ के अंतर्गत? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। फोर्स का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, उसके अंडर जो मोशन है वो कैसी है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो, मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ किसका है? तो ये फोर्स का है। फोर्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? वर्ग व्युत्क्रम नियम क्या होता है? ये मैंने आपको इसी यूनिट में बता रखा है। ठीक है जी, तो फोर्स का जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसके अंडर मोशन कैसी है ये हमें पढ़ना है। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे वर्ग, इसे बोलते हैं देखो व्युत्क्रम। इनवर्स का मतलब क्या है? व्युत्क्रम। इसका क्या है? वर्ग। तो वर्ग व्युत्क्रम नियम। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को कहते हैं। और ऑफ फोर्स माने बल का, तो बल के वर्ग व्युत्क्रम नियम के अंतर्गत गति, हिंदी में इसे ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए डेरिवेशन है पूरा, है ना। तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट, करा रखा है ना मैंने। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्बिट। ठीक है, किसी ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपको याद होनी चाहिए, जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम। ठीक है, डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू। ठीक है जी, और बराबर में क्या था? माइनस का एफ 1 अपॉन यू। यही तो था। ठीक है, मैच कर लेना, यही थी। और इसमें मैंने बताया था कि यू क्या है, तो यू था आपका 1 अपॉन आर के बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, तो उसकी हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है और किसका? फोर्स का। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, देखो ये क्या होता है। आप जानते हो F बराबर क्या था? माइनस का K अपॉन आर स्क्वायर। याद है ना आपको? F बराबर माइनस का K अपॉन आर स्क्वायर, यानी F प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। R क्या है? डिस्टेंस है ना। जिस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल की डिस्टेंस है। और कहाँ से है? तो जहाँ से फोर्स लगता है, जैसे आप सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, वहाँ से डिस्टेंस क्या है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने पहले। ठीक है जी, तो F बराबर है आपका माइनस का K अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? और आपको पता है ये F R के बराबर होता है, पता है ना आपको। और R की जगह आप U भी रख सकते हो, R की जगह 1 अपॉन U रख सकते हो, क्योंकि U बराबर क्या है भाई? U बराबर 1 अपॉन R है, तो R बराबर क्या होगा? 1 अपॉन U। यहाँ पे रख लो। F, कैपिटल F जो है ना फोर्स, वो डिस्टेंस का फंक्शन होता है, और वो किसके बराबर होता है? माइनस का K अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से होता है। यहाँ रखो R की जगह 1 अपॉन U, तो क्या आएगा? F 1 अपॉन U। और यहाँ देखियो, यहाँ रखियो R की जगह 1 अपॉन U रखोगे या 1 अपॉन R की जगह U रखोगे। भाई 1 अपॉन R की जगह U रख लो तो ऊपर आएगा ना U। ठीक है, यहाँ पे R की जगह 1 अपॉन U रखोगे तो अपॉन के अपॉन वाला ऊपर पहुँच जाएगा। समझ गए कैलकुलेशन? तो F 1 अपॉन U क्या किसके बराबर है? माइनस का K U स्क्वायर की। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? आप अब फर्स्ट एम्प्लाइज कर दो। ये वाला है सारा, उस साइड पहुँचा दो, तो ये बचेगा डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर, देखो ये उधर पहुँचेगा तो m ऊपर पहुँचेगा, और जे स्क्वायर यू स्क्वायर ये जो मल्टीप्लाई में है ये अपोन में आ जाएंगे। ठीक है, माइनस जो है ये रहा। ठीक है, और F 1 अपॉन यू की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या है? माइनस का K यू स्क्वायर। और ये वैल्यू कहाँ से रखी आपने? F 1 अपॉन यू की ये रखी सेकंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस ये यू ये वाला, और ये जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर आके फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा एम के अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, और बराबर क्या बचा 0। बात समझ में आ रही है आपको सारी। और ये जो एम के अपॉन जे स्क्वायर है ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर दिखा होगा आपको। तो ये एम के अपॉन जे स्क्वायर क्या है भाई, जे क्या है, एम क्या है, के क्या है, सब बता रखा है आपको। ठीक है, के एक कांस्टेंट है, जे क्या है एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग कहते हैं, पी इंटू आर होता है, और एम क्या है मास है। ठीक है, तो एम के अपॉन जे स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। इधर लिख देता हूँ, बिकॉज एम के अपॉन जे स्क्वायर है ना इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो सो है ना, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप बाइंडर में लिखेंगे तो ऊपर ही आएगी। सो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, अभी मैं करके दिखा दूँ पहले तब बताऊंगा। यू में से इसे माइनस कर सकते हो एम के अपॉन जे स्क्वायर को। ठीक है, और ये आगे वाला तो ऐसा कैसे ही रहेगा। देखो मैंने क्या किया, कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो ध्यान दें। भाई आप खुद बताओ, ये डबल डिफरेंशियल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल यू का था, ठीक बात है, लेकिन कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है। तो ये जो आगे वाली टर्म है इसका डिफरेंशियल करोगे तो 0 ही आएगा। तो जब उसका डिफरेंशियल 0 आएगा तो इसे लिख सकते हो ना, यानी इसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो वही आएगा, क्या आएगा, डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर। इस सारी टर्म को सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो, दोनों एक ही है। ठीक है, क्योंकि जब इसका डिफरेंशियल करोगे पूरे का तो इसी का तो डिफरेंशियल होगा बस, और इसका डिफरेंशियल करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी इसे सोल्व करने पे ये आएगा, तो इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और ये बात तो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में भी कई जगह यूज हुई होगी, तो इस चीज़ को आप समझते होंगे। ठीक है, यानी चूँकि ये एम के अपॉन जे स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, तो वहाँ पे चूँकि यू के साथ माइनस हो रहा था तो मैंने यहाँ भी यू के साथ माइनस कर लिया ताकि ये दोनों सिमिलर बन जाए, तो इसे कुछ मान लिया जाए ना। समझ गए आप। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, कॉमन चीज़ है u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर, इसे मैं मान लेता हूँ x। तो u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर, इसे मैं क्या मान लेता हूँ x। ठीक है, तो इसे x मान लो, क्या आ जाएगा, सो डेल टू, इसकी जगह x लिख दूँ, x ओवर डेल थीटा स्क्वायर प्लस इसकी जगह x आ जाएगा बराबर 0, इसकी जगह क्या आ जाएगा x। ठीक है, खुद देख के बताओ, यहाँ पे डेल डी ये तो लगभग एक जैसे ही हो जाता है। तो ये इक्वेशन जानी पहचानी है, आपको याद होगा, डी टू एक्स ओवर है ना डी टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो, थीटा हो, टी हो, एक्स की जगह वाई भी हो। ये इक्वेशन है ना, इधर डबल डिफरेंशियल मतलब डबल डेरिवेटिव और यहाँ फंक्शन, ये इक्वेशन होती थी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मानते थे, बीएससी फर्स्ट सेम में याद करो, डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी उसका सॉल्यूशन मानते थे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करते थे, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालते थे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होता है, मान के चलेंगे, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। और जो मैंने बोला लैंग्वेज की, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ तक लिख लो, है ना। फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन मानते हैं, तो इस साइड से मैं रफ कर देता हूँ, है ना। इनकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, पड़ेगी तो देख लेंगे। ये इक्वेशन तो याद ही है और ये भी याद ही है। ठीक है जी, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसे डाल लें क्वेश्चन नंबर 3। और सॉल्यूशन, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन, किसका, जो ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
देखो क्या होगा भाई, x में है ना इक्वेशन, तो x बराबर आएगा, और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन मानते थे। थीटा माइनस कुछ होता था तो थीटा डैश मान लो, ठीक है। और मैं बता दूं a और थीटा डैश क्या है, वेयर जो a है और जो थीटा डैश है ये सब क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी। x की वैल्यू रख दो थर्ड से, तो u माइनस एम के अपॉन जे स्क्वायर बराबर में बचा a कोस थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। u बराबर रख दो, ये कहाँ से रखी x की वैल्यू, तो लिख दियो फ्रॉम थर्ड। देखो u की वैल्यू रख दो, u बराबर क्या है 1/r, तो u की जगह 1/r, और ये जो माइनस का है इधर ले जाओ, एम के अपॉन जे स्क्वायर और प्लस a कोस थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करो t के रेस्पेक्ट में, r डॉट की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले r डॉट निकालो इसकी हेल्प से। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी हैव, क्या आएगा, t के रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो बताइए आपको, 1/r का तो आता है माइनस का 1/r स्क्वायर, करके बताने की आवश्यकता तो नहीं है भाई, बेसिक है डिफरेंशियल में, आप परफेक्ट हो चुके हैं इस टाइम तक, है ना भाई। r की पावर -1 है ना ऊपर ले जाके, तो उसका करोगे -1 शुरुआत में आएगा, और r की पावर -1 -2 हो जाएगी, नीचे लाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए ना। फिर ये तो 1/r का करा है, अब r का भी तो करोगे, तो dr/dt आएगा, और dr/dt को आप लिख सकते हो r डॉट, डायरेक्ट कर दूँ इधर, इसका तो 0 हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं t वाला फंक्शन, ठीक है। यहाँ a कोस का होता है माइनस साइन, कोस का क्या होता है डिफरेंशियल, माइनस साइन, माइनस बीच में लिख लूँ, तो साइन थीटा माइनस थीटा डैश। अभी तो कोस का करा है, अब थीटा का भी तो करो, थीटा का करोगे तो d थीटा/dt आएगा, जिसे आप थीटा डॉट लिख सकते हो। टाइम के डेरिवेटिव को डॉट लगा के लिख दिया जाता है, ठीक है जी। तो माइनस से माइनस कटेगा, r डॉट आ जाएगा, r स्क्वायर इधर ले जाओ, तो a r स्क्वायर है ना, और साइन थीटा माइनस थीटा डॉट, और जो थीटा डॉट है ना इसकी वैल्यू रख दो, आपको याद होगा j बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आया था भाई। j बराबर I × ओमेगा होता है, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण, एम आर स्क्वायर होता है, ओमेगा मतलब d थीटा/dt, यानी कि थीटा डॉट, एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग कहते हैं। तो यहाँ से थीटा डॉट क्या आएगा, j/m r स्क्वायर, तो थीटा डॉट की वैल्यू रख दो, j/m r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो r डॉट बचेगा आपका, है ना, a बचेगा एक, तो j बचेगा ऊपर वाला, अपॉन में m बचेगा, और ये साइन थीटा माइनस थीटा डैश, ये डॉट लगा दिया क्या मैंने, यहाँ डैश है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से r डॉट निकल गया, इस r डॉट की वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। क्लियर। तो r डॉट की जो वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे, ठीक है, उस साइड से रफ कर दूँ। टोटल एनर्जी वाले r डॉट की वैल्यू कहाँ रखेंगे, टोटल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में। और ध्यान देना टोटल एनर्जी क्या होती है, जब कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन करता है, डेरिवेशन करा रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, याद है ना वो, तो उसमें आई थी एनर्जी की इक्वेशन, तो मैं लिख देता हूँ टोटल एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल, उस पार्टिकल की, ठीक है, मूविंग, जो मोशन कर रहा है अंडर ए सेंट्रल फोर्स, या अंडर सेंट्रल फोर्स लिख सकते हो, ठीक है जी। बताओ क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, हाफ m r डॉट का स्क्वायर प्लस j स्क्वायर अपॉन 2m
ठीक है, आर स्क्वायर और प्लस में क्या था, वी आर, इस तरीके से था। ठीक है, और आपको याद हो वी आर यानी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी के ब्रैकेट में आर का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस का फंक्शन है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, क्या होती है, कांस्टेंट रहता है और अपॉन में आर होता है। ठीक है, जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी का याद होगा, माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूँ मैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, Q1 Q2 अपॉन आर, तो ये सारा ये सब क्या है, तो कांस्टेंट है, तो अपॉन में क्या है, आर, तो इसे कांस्टेंट कहो तो K अपॉन आर, इस फॉर्मेट की होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो वी आर बराबर में माइनस का K अपॉन आर। ठीक है, तो वी आर की जगह रख सकते हो आप E बराबर हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर और माइनस का K अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे आर डॉट की ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, है ना, तो इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं इसे। आर डॉट की वैल्यू रखेंगे और ये 1 अपॉन आर की भी वैल्यू रखेंगे। 1 अपॉन आर की वैल्यू ये रही। ठीक है, यहाँ पे भी 1 अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे भी 1 अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो एक काम करता हूँ, ऊपर से रफ कर देता हूँ यहाँ तक का, मतलब पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इक्वेशन 4 की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, 5 की भी, है ना, तो बस थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ तक। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने। देखो, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि जगह की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो E बराबर 1/2 m आर डॉट की वैल्यू देखो ये रही, इसका स्क्वायर करना है साथ में, तो डायरेक्ट ही कर दो, तो ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पर, जे स्क्वायर अपॉन 2m और 1 अपॉन आर का होल स्क्वायर कह सकते हो उसे, है ना, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू तो ये है, तो इस सारे का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या जाएगा, एम के अपॉन जे स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश और इस सारे का होल स्क्वायर। ठीक है, रखना चाहो तो यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हो 1 अपॉन आर की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को पहले सॉल्व कर लूँ तब रख लेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, फिर उस लाइन में भी नहीं आएगा ना। रखनी तो है वहाँ पे भी 1 अपॉन आर की वैल्यू, तो आपके लिए चॉइस है, आप अभी रख लो, चाहे पहले इन दोनों को सोल्व करके, जब छोटी हो जाए टर्म तब। चलो पहले इन दोनों को कर लेते हैं, तो हो जाएगा, देखो m की एक पावर कटेगी तो ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो बचेगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डैश प्लस, देखो इस सारे का होल स्क्वायर खोलो, जे स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे कैसे ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ये है बी ये है, तो ए का स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन जे की पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो, है ना, प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डैश प्लस 2ab, तो 2m के अपॉन जे स्क्वायर, और इंटू में क्या आएगा, ए कॉस थीटा माइनस थीटा डैश, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या है, यही के अपॉन आर। अब देखो 1 अपॉन आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए मैंने अभी रहने दी। तो E बराबर, इसमें देखो ये साइन स्क्वायर वाली टर्म है, ये कोस स्क्वायर वाली टर्म है, इन्हें एक साथ कर लूँ। ठीक है, जब पहले एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ, बताओ कैसे करें, थोड़ा, है ना, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ भी देखो ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, और थीटा डैश, ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म बचेगी,
भाई ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m तो बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, ये टर्म लिखी गई, ये भी लिखी गई, ये वाली बची है ना, इनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस में बचेगा जे स्क्वायर अपॉन 2m और इनटू में ये वाला एम स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन जे की पावर 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ये टर्म लिखी ली थी, अब इसकी और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा जे स्क्वायर अपॉन 2m और यहाँ 2m के अपॉन जे स्क्वायर ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश, और ये टर्म तो ऐसे कैसे रहेगी अभी। क्लियर है। इक्वेशन 4 की जरूरत पड़ने वाली है अभी दोबारा। ठीक है, 5 की नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आर डॉट की वैल्यू रख दी है। ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये जो 1/r की वैल्यू है ये लिखी हुई ब्रैकेट में, ठीक है ना, तो वहां से देख लेंगे, तो रफ कर दूं। देखो ये सारा ए वो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब समझ रहे हो ना, 1 हो गया ये, तो ये बचेगा ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो 1 हो गया, प्लस देखो जे समझ रहे हो, m की एक पावर ऊपर बचेगी, के स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 2 तो है ही, m की एक पावर ऊपर बचेगी और नीचे बचेगी j की 2 पावर। ठीक, प्लस इसमें देख लो जे स्क्वायर से जे स्क्वायर कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, तो बचेगा k a cos थीटा माइनस थीटा डैश और माइनस k, अब रख दो 1/r की वैल्यू क्योंकि छोटा हो गया, तो 1/r की वैल्यू क्या है, ये रही m के अपॉन जे स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा डैश, ये 1/r की वैल्यू रख दी। ठीक है, कहाँ से रखी है तो तुम्हें पता है इक्वेशन नंबर 4 में थी, तो फ्रॉम 4। ठीक है, यहाँ भी लिख दियो, यहाँ पे ये वैल्यू आपने कहाँ से रखी है, 5th से, और ये 4 से, तो यहाँ भी लिख दियो साइड में फ्रॉम 5th एंड 4। आर डॉट की वैल्यू 5th में थी, 1/r की वैल्यू 4 में थी। ठीक, अब कैलकुलेट कर लो तो है ना, आसान सा हो गया, ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m प्लस m के स्क्वायर अपॉन 2 जे स्क्वायर और प्लस ये तो ऐसे लिखो के ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश माइनस क्या आएगा m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा के ए कोस थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, देखियो ये दोनों कैंसिल। क्लियर है, तो E बराबर क्या बचेगा, ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m, देखो ध्यान देना इन दोनों में, ये जो अपॉन का 2 है यहाँ लिख लूँ, m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर आधा है, यहाँ पे m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर यहाँ पूरा है, तो आधे में से पूरा गया तो माइनस का आधा बचा, समझिए नहीं, तो ये क्या बचेगा माइनस का आधा, यानी 1/2 m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। और जिन्हें ये बात ना समझ में आई हो, इन दोनों को साथ लिख के m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 बचेगा, ये लिख दिया शुरुआत में, है ना, m के स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया था। समझ लो, तो कैलकुलेशन है, तो इसे मैं ज़्यादा जोर नहीं देता क्योंकि आप बहुत समझदार हो कैलकुलेशन के मामले में। ठीक है, तरीके से ये आया, ये जो माइनस वाला है इसे आप इधर ले आओ प्लस में, तो ई प्लस क्या है ये m के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। ठीक, और बराबर में बचेगा आपका ए स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये सारा इधर जाएगा, है ना, ये जो अपॉन का 2m है ऊपर जाएगा और जो जे स्क्वायर है वो अपॉन में आएगा। ठीक है, 2m ऊपर वो और जे स्क्वायर नीचे, और ये सारा एज इट इज इधर रहेगा, तो ई प्लस m के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। यहाँ से आप एक काम करो, ये सारा कॉमन ले लो, अगली वाली टर्म ए स्क्वायर बराबर आएगा 2m अपॉन जे स्क्वायर, और ये कॉमन ले लो m के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा e अपॉन
ई अपॉन एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर है ना भाई। जब यहाँ कॉमन ले लिया सारा तो ई के तो अपोन में जाएगा क्योंकि यहाँ तो है नहीं ये, और +1 बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और ये ए स्क्वायर बचेगा आपका भाई एम स्क्वायर के स्क्वायर, और अपोन बचेगा जे की पावर 4। ठीक है, ये जो अपोन का अपोन वाला ऊपर पहुँचेगा तो 2e स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर और प्लस का 1। ए स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आएगा, ए की वैल्यू निकालोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर ऊपर का, और अपोन में आ जाएगा जे स्क्वायर, और इस सारे पे पावर आ जाएगी 1/2। 1 पहले लिख लो, 1 + 2e स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, या तो अंडर रूट करके लिख लो या पावर 1/2 करके लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो ए की वैल्यू है ये आप पुट कर दो। देखो सॉल्यूशन बना था इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन के बाद जो इक्वेशन आई थी 4, याद होगी आपको, इक्वेशन 4 की वैल्यू ये रही, 1/r की वैल्यू है वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये जो a की वैल्यू है इक्वेशन 4 में देखोगे a है, तो वहाँ पे a में रख देनी है। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ये वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो a की वैल्यू आई है इसे आप कहाँ रख रहे हो, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इसे डाल लो, कोई इक्वेशन 5 तक आ गई थी शायद, है ना, आर डॉट वाली, है ना, जो वैल्यू है वो 5 इक्वेशन थी, तो ये 6 हो जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इसके आगे लिख दो पुट इन इक्वेशन नंबर 4, या 4th इम्प्लाइज कर दो। ठीक है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ। इधर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ की। इससे भी रफ करना है, लेकिन इसमें ये लिखी हुई है ना इक्वेशन 4 की वैल्यू, तो पहले लिख दूँ, है ना, 4th इम्प्लाइज कर दूँ। 4th में आपको याद है 1/r बराबर है ये सारा जो ब्रैकेट में लिखा है, तो एम के अपॉन जे स्क्वायर और प्लस ये है a, तो a की वैल्यू यहाँ से रख देनी है, ये वाली एम के अपॉन जे स्क्वायर। ठीक है, 1 + 2e स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, है ना, और पावर में है 1/2। ठीक है, a की वैल्यू रख दी, और साइड में है कोस थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है, वैल्यू रख दी, कहाँ से रखी, तो फ्रॉम 6th। ठीक है, 4th इम्प्लाइज किया, a की वैल्यू रखी, कहाँ से रखी, 6th से, 6th ये रही। ठीक है, तो अब मुझे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्क्रीनशॉट लोगे ना तो परेशान हो जाओगे कि इसके बाद क्या है कैसे है, इसलिए साथ साथ रफली नोट्स बनाते हुए चला करो, वही सबसे अच्छा मेथड होता है। या समझ लिया करो नोट्स, तो फिर आपको PDF में मिल जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा तरीका यही है सबसे बेस्ट कि साथ साथ रफली नोट्स बनाते चलें, तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा रहती है वीडियो को देखते टाइम। ठीक है ना, और ध्यान भी लगा रहता है बहुत अच्छे से, नहीं तो तुम लेट के देख रहे हो, है ना। ठीक है ना, लेट के देख रहे हो, ध्यान पूरा लगता नहीं है, क्योंकि हाथ तो चलाना नहीं, लिखना नहीं कुछ, तो इसलिए कंसंट्रेट जब भी ज़्यादा हो पाते हैं तब अच्छे से लिखते हुए नोट्स बनाया करो रफली। देखो 1/r की वैल्यू निकल गई है ना, इसमें एक काम करते हैं, मैं करना क्या चाह रहा हूँ सब समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग बाई ये जो है ना, ये एम के अपॉन जे स्क्वायर, इसका उल्टा क्या होगा, जे स्क्वायर अपॉन एम के, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ का कारण होगा, लास्ट में अभी अगली लाइन में समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा ऊपर, जे स्क्वायर अपॉन एम के, और अपॉन में क्या है, अपॉन में आर है। यहाँ देखो एम के अपॉन जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर अपॉन एम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट कटा के 1 बचेगा। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे जे स्क्वायर अपॉन एम के से, ये बाहर की टर्म कट जाएगी, तो अंदर की टर्म बचेगी सिर्फ 1 + 2e जे स्क्वायर अपॉन में है एम के स्क्वायर, पावर 1/2 है, और इनटू में है कोस थीटा माइनस थीटा डैश। ठीक है,
अब खुद देखो ये किस टाइप की बन गई, अभी टाइप समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई आपकी। कंपेयरिंग, कंपेयर करो अब वो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को विद है ना, दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन। इक्वेशन कौन से के साथ कंपैरिजन करना है, तो इसके साथ। ये कौन सी, L/R बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस थीटा डैश। बताओ ये इक्वेशन कुछ याद आ रही है, किसकी है इक्वेशन, ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है, कोनिक सेक्शन की। ठीक है, कोनिक सेक्शन, कोन शंकु कहते हैं जिसे, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है ये, और इससे कंपैरिजन करोगे तो L क्या है, सेमी लैटस रेक्टम, E क्या है, इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता जिसे आप कहते हो हिंदी में, ठीक है जी। और सेमी लैटस रेक्टम यानी अर्धनाभि लंब हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन कर लो इनकी। तो कंपैरिजन करोगे तो क्या पाओगे भाई, सेमी लैटस रेक्टम L क्या मिला, अर्धनाभिलंब, ये मिला L बराबर ये क्या है, J²/m²। और इसेंट्रिसिटी कितनी मिली, इसेंट्रिसिटी जिसे आप उत्केंद्रता कहते हो, E बराबर, E की जगह ये है सारा 1/2 पावर में नहीं, अंडर रूट में लिख लो चाहे, 1 प्लस 2E J²/m²। ठीक है, ये E आ गया इसेंट्रिसिटी, कोई दिक्कत। ये सेमी लैटस रेक्टम, ये इसेंट्रिसिटी, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। और इसे मान लो इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 7 क्या है, इसे भी चाहो तो आप बॉक्स में बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप लिखना देखो ये क्या है, ये डिफरेंशियल वो जनरल इक्वेशन है कोनिक सेक्शन की। क्या है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो इसके नीचे आप लिख दो, है ना, बल्कि इक्वेशन नंबर 8 के बाद लैंग्वेज लिखो, क्या लिखोगे, इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। या इसकी और भी लैंग्वेज है, मैं बोर्ड पर लगा देता हूँ, बोर्ड पर देखो आप, है ना, तो पढ़ो सारी जो लैंग्वेज है, इतनी लिखूंगा तो टाइम लगेगा। देखो लिखा है, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। जब एक पार्टिकल इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स का क्या है बता चुका हूँ शुरुआत में। उसके अंडर जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जो ऑर्बिट होगा, जो उसका कक्षा होगी, वो रिप्रेजेंट की जाएगी इक्वेशन 7 के द्वारा, यानी उसकी जो कक्षा की इक्वेशन होगी वो इक्वेशन 7 में है। आप देख सकते हैं इक्वेशन 7, ठीक है। और यह इक्वेशन 7 है क्या, तो ये जनरल इक्वेशन है कोनिक सेक्शन की। किसकी, कोनिक सेक्शन की, है ना। कोनिक सेक्शन कैसा, कोनिक सेक्शन यानी जिसका एक फोकस ओरिजिन पर सिचुएटेड होगा, ओरिजिन यानी मूल बिंदु पर, और जिसकी इसेंट्रिसिटी आप देख सकते हो इक्वेशन 8 में दी हुई है। क्लियर है। और फिर एक लाइन, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, जो ई का मैग्नीट्यूड है ना, इसेंट्रिसिटी का, उत्केंद्रता का, वो डिसाइड करता है शेप किसकी, ऑर्बिट की, ऑर्बिट की शेप को डिसाइड करता है, ठीक है। और एक बात आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 8 से कि जो इक्वेशन नंबर 8 है, स्मॉल ई की जो ये फॉर्मूला है उसमें कैपिटल ई आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो वैल्यू है स्मॉल ई की वो कैपिटल ई पर डिपेंड करती है। तो आगे लिखा है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, स्मॉल ई की वैल्यू पर डिपेंड करने के कारण, और चूंकि स्मॉल ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसका मतलब है कैपिटल ई की वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कैपिटल ई की वैल्यू और स्मॉल ई की वैल्यू अलग अलग नहीं है। स्मॉल ई की वैल्यू निर्धारित होती है कैपिटल ई की वैल्यू से, तो इसलिए स्मॉल ई और इसी कारण कैपिटल ई की वैल्यू पर डिपेंड करने के कारण जो शेप होगी कोनिक सेक्शन की, डिफरेंट शेप, वो टेबल में दी हुई है। तो आइए टेबल बना लेते हैं। तो लिखा है द डिफरेंट शेप ऑफ कोनिक सेक्शन, ये जो कोनिक सेक्शन है उसके डिफरेंट जो शेप होंगी वो टेबल में दी हुई है। तो ये इसकी लैंग्वेज थी। तो आइए टेबल बना लेते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी टेबल में, और बाकी का मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज तो आपने देख ही ली। देखो
यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल ई, है ना, और इधर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल ई। भाई स्मॉल ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना शेप कॉनिक सेक्शन की, ठीक है। तो कॉनिक लिख दो यहाँ, या शेप ऑफ कॉनिक सेक्शन लिख दो, ठीक है। ये टेबल है। तो अभी मैंने जैसे लैंग्वेज में बताया कि स्मॉल ई है ना, और इसी कारण कैपिटल ई पर डिपेंड करता है क्या, शेप ऑफ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की जो शेप होगी वो स्मॉल ई पे डिपेंड करता है। चूंकि स्मॉल ई कैपिटल ई पर डिपेंड करता है, तो इसी कारण कैपिटल ई पर भी डिपेंड करती है ना क्या, शेप किसकी, कॉनिक सेक्शन की। कैसे करती है आइए समझते हैं अच्छे से। भाई ई की वैल्यू स्मॉल ई की, ठीक है, 1 से बड़ी कब होगी बताओ, जब कैपिटल ई की वैल्यू कैसी हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है। आप खुद बताओ, कैपिटल ई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 1 में कुछ जुड़ के आएगा, और जब 1 में कुछ जुड़ के आएगा 1 से ज़्यादा आएगा, तो जो ई की वैल्यू है वो तो 1 से ज़्यादा आ रही है। यानी जब ई इस कैपिटल ई 0 से बड़ा होगा तब ही ई की वैल्यू कैसी होगी, 1 से बड़ी, ठीक है। और खुद बताओ यदि ई की वैल्यू कैसी हो जाए, छोटी हो जाए 0 से, तो ई की वैल्यू 0 से छोटी होगी मतलब नेगेटिव होगी। और जब ये सारा नेगेटिव है, ठीक है, और ये बड़ा है 1 से, तो ये 1 छोटा है, ये बड़ा है, सारा नेगेटिव है, तो बड़े वाले का साइन लगता है, तो ई की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से यानी कि आप लिख सकते हो जब ई की वैल्यू क्या है, छोटी है 0 से, ठीक है, तो जो कैपिटल ई की वैल्यू है खुद बताओ नेगेटिव होगी या नहीं होगी। क्लियर है। चलो इस केस को भी समझेंगे, पहले इसे समझ गए ना। स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है। 1 से बड़ी क्यों है, मतलब कब है, जब कैपिटल ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है। तो कैपिटल ए की वैल्यू 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, तो 1 में कुछ जुड़ के आएगा, और 1 में कुछ जुड़ के आएगा तो इसका मतलब है स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, ठीक है। इसलिए स्मॉल ए की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। समझ गए पहला केस। और इस केस में जो कॉनिक सेक्शन की जो वो होगी शेप, वो क्या होगी, इसमें बनता है हाइपरबोला। ये तो है ना, आप जानते होंगे 11-12 से भी, स्मॉल ए की वैल्यू 1 से जब बड़ी होती है तो शेप कैसी होती है, हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी की, है ना। जब हाइपरबोला मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो तब आपने ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। और आपको याद हो जब e की वैल्यू 1 के बराबर होती है, खुद बताओ क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। क्या बनता है, पैराबोला, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स में भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, हाइपरबोला, पैराबोला, जब एलिप्स, इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा। e की वैल्यू 1 हो तो पैराबोला होता है, e की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हाइपरबोला होता है, ठीक है जी। और e की वैल्यू यदि 1 से छोटी हो तो ये तो केपलर के नियम में भी पढ़ा है आपने, क्या होता है, इलिप्स। तो कोनिक की शेप कैसी होगी, इलिप्स, ठीक है। अब पहले इसे समझ लो, ये वाली कैसा आएगा, देखो e की वैल्यू 1 कैसे आएगी, खुद बताओ। e की वैल्यू इस फॉर्मूले में देख के बताओ 1 कैसे आएगी, जब ये टर्म 0 हो जाए। और ये टर्म 0 कब होगी, जब कैपिटल E कितना होगा, 0। कैपिटल E कितना हो, यदि 0, कैपिटल E की जगह 0 रखोगे तो स्मॉल e कितना आएगा, 1। समझ गए। और खुद बताओ स्मॉल e 1 से छोटा कब आएगा, स्मॉल e 1 से छोटा कब आएगा, 1 से छोटा तब आएगा, 1 से छोटा का मतलब समझ रहे हो, देखो जब कैपिटल E 0 से छोटा होगा, यानी 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव होने का मतलब समझते हो, यानी ये वाली टर्म यहाँ e माइनस का रखोगे तो ये वाली टर्म निगेटिव होगी, ठीक है। निगेटिव होगा तो 1 में से कुछ घटेगा, बीच में माइनस आ गया ना, तो 1 में से कुछ घटेगा तो 1 से छोटा हो गया ना स्मॉल ई, तो 1 से छोटा हो गया स्मॉल ई। समझ गए। तो इसमें केस में आपको पता है शेप क्या होती है, एलिप्स होती है। समझ गए। तो ये तीनों केस आप थोड़े से समझने के हैं, दोबारा देखना ये लेक्चर का पोर्शन तो समझ में आ जाएंगे। बाकी तब भी कोई डाउट हो जाए तो आप है ना पूछ सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे। और देखो कैपिटल E 0 रख लिया, ठीक है। देखो ध्यान देना, कैपिटल E की जगह यदि मैं क्या रख दूँ,
देखो स्मॉल ई की सारी वैल्यू रख दी। स्मॉल ई बताओ जीरो कब आएगा? स्मॉल ई जो है जीरो कब आएगा भाई? जीरो तब आएगा स्मॉल ई, है ना, जब कैपिटल ई कितना हो, बताओ खुद। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल ई की वैल्यू तब निकलेगी, स्मॉल ई की जगह जीरो रखो, तो जीरो रखोगे तो क्या आएगा? स्मॉल ई की जगह जीरो, क्या बचेगा? अंडर रूट 1 प्लस 2e अपॉन जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। स्मॉल ई की जगह जीरो रख दिया। हमें तो कैपिटल ई देखना है कि स्मॉल ई जब जीरो होगा तो कैपिटल ई कितना होगा, ठीक है, टेबल के लिए। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, उधर जाएगा तो ठीक, और ये इधर जाएगा तो माइनस का, या 1 को इधर ले जाओ, माइनस का 1, और ये 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। ई निकाल लो यहाँ से, तो क्या आएगा? माइनस का एम के स्क्वायर ऊपर पहुँचेगा और 2j स्क्वायर पहुँचेगा इधर अपॉन में। ई की वैल्यू ये आएगी जब स्मॉल ई जीरो है, तो जब स्मॉल ई जीरो है तो ई की वैल्यू ये माइनस का एम के स्क्वायर अपॉन 2j स्क्वायर। समझ गए? तो ई की वैल्यू जब इतनी होगी, यहाँ पे रख के देख लो, ई की ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख के देख लो, तो स्मॉल ई कितना आएगा? जीरो। ठीक है, समझ गए? यानी कैपिटल ई की जो वैल्यू है यहाँ पे रख के देखेंगे तो स्मॉल ई कितना आएगा? जीरो। समझ गए? तो इस तरीके से। और ई बराबर जीरो पर क्या होता है, तो आपको पता हो, सर्कल होता है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ गए ये बात? तो इस तरीके से मैंने ये कहा था कि डिपेंडिंग, है ना, किस पे डिपेंड करता है? ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई। स्मॉल ई की वैल्यू पर डिपेंड करने के कारण, और स्मॉल ई की वैल्यू में कैपिटल ई है, तो इसके कारण कैपिटल ई पर भी डिपेंड करने के कारण लिखा है ना, सो कैपिटल ई। स्मॉल ई तथा कैपिटल ई की वैल्यू पर डिपेंड करने के कारण कौन डिपेंड कर रहा है? शेप ऑफ द ऑर्बिट। जो ऑर्बिट की या कोनिक सेक्शन की शेप है वो टेबल में दी हुई है। तो टेबल मैंने आपके सामने बनाई, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, आई बात समझ में? चल, और देखो ये जो हमने अभी काम किया है ये अट्रैक्टिव फोर्स के लिए किया है ना। रिपल्सिव फोर्स के लिए कैसे करें? तो आप लिख सकते हो फॉर ए रिपल्सिव फोर्स। भाई रिपल्सिव फोर्स के लिए, तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए बताओ मुझे एनर्जी कितनी थी? टोटल एनर्जी यहाँ लिख दियो को मिला के, टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, उस पार्टिकल की मूविंग अंडर, है ना, सेंट्रल फोर्स। वही वाली बात है ना, जब टोटल एनर्जी लिखी थी ना, उससे पहले जो लैंग्वेज थी वही है, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए थी, ये रिपल्सिव फोर्स के लिए है। तो क्या होगा? E बराबर हाफ m, इसी डेरिवेशन में था ये ना, r डॉट स्क्वायर प्लस क्या था? j स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर, और प्लस में वी आर था, याद करो। और अट्रैक्टिव फोर्स की चूंकि बात थी वहाँ, तो वी आर की जगह रख दिया था आपने, वी आर की जगह क्या रख दिया था? माइनस का k अपॉन r, याद है? लेकिन यहाँ चूंकि रिपल्सिव फोर्स है तो ये माइनस हट जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया था माइनस क्यों आ रहा है अट्रैक्टिव फोर्स के लिए, जब इस लेक्चर का पहला लेक्चर लिया था, है ना, मतलब इस यूनिट का पहला लेक्चर लिया था। ठीक है, तो वी आर की जगह आप माइनस के अपॉन आर नहीं, प्लस के अपॉन आर रखो, क्योंकि माइनस के अपॉन आर किसके लिए है? अट्रैक्टिव फोर्स के लिए। और अब आप बात कर रहे हो रिपल्सिव फोर्स के लिए, तो टोटल एनर्जी तो ये हो जाएगी। ठीक है, टोटल एनर्जी ये हो गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें खुद देख के बताओ, यहाँ पे एक लाइन लिख लियो कि इन द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में ऑल द टर्म्स, ठीक है, या ऑल द क्वांटिटीज, ऐसे लिखना, इन द अबव इक्वेशन इन राइट हैंड साइड, RHS है ना ये, तो इन द अबव इक्वेशन इन RHS ऑल द क्वांटिटीज आर पॉजिटिव। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पर, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है। तो आप खुद बताओ, सो जब ये सारा पॉजिटिव है तो जो कैपिटल ई है वो जीरो से बड़ा ना आएगा? पॉजिटिव का मतलब तो जीरो से बड़ा ही होता है, और कैपिटल ई जीरो से बड़ा इस केस में है, इस केस में E1 से बड़ा हो जाएगा, और E1 से बड़ा होते ही हाइपरबोला बनेगा, तो इसका मतलब E होगा 1 से बड़ा। और फिर लिख देना सो या हेंस द पाथ ऑफ द ऑर्बिट फॉर रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स के लिए जो पाथ है ना ऑर्बिट का, वो ये वाला होगा, ये वाला माने हाइपरबोला, इज ऑलवेज हाइपरबोला। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स के लिए यहाँ से पता चला कि जो पाथ है हमेशा ऑर्बिट का, वो कैसा होता है?
ऑर्बिट का पाथ नहीं, मैंने गलत बोल दिया, पाथ और ऑर्बिट तो एक ही बात है। ऑर्बिट है या पाथ है किसका, पार्टिकल का, ठीक है, वो हमेशा कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स के अंतर्गत कैसा होता है, ये वाला है ना, यानी कि हाइपरबोला। तो इज ऑलवेज हाइपरबोला, ये नीचे लिख देना लाइन, है ना, कर लोगे। और देखो 4 पाथ का यहाँ जिक्र है, चारों पाथ एक डायग्राम में बना के दिखा देते हैं, ठीक है भाई। एक तो इलिप्स की बात हो रही है, तो ये रहा इलिप्स, ठीक है। सर्किल की बात हो रही है, तो ये रहा सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, सही से बना लियो। और पैराबोला, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। हाइपरबोला ये रहा, ठीक, क्लियर है। ये बीच में सेंटर हो गया, ये सर्कल की रेडियस हो गई, ठीक है। देखो ध्यान देना, सर्कल कब मिल रहा है, जब E बराबर 0 है, तो यानी ये वाला जो है ना, इसके लिए E बराबर 0 है, ठीक। और ये इलिप्स कब मिल रहा है, इलिप्स कब मिला, जब E जो है 1 से छोटा है। और ये पैराबोला कब मिला, पैराबोला है ये, पैराबोला कब मिला, जब E बराबर 1 है, तो यहाँ लिखना E बराबर 1। और ये हाइपरबोला है, पैराबोला ऐसा होता है ना, तो हाइपर और ज़्यादा वाइड है इसका, है ना। हाइपरबोला कब मिलता है, जब E बड़ा है 1 से, तो यानी ये क्या है, हाइपरबोला, लिख देना। ये E बराबर 1 क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। ये क्या है, एलिप्स। और ये क्या है, ये है सर्कल। जितने भी पाथ थे या ऑर्बिट की शेप जो जो संभव हो सकती है, वो सारी मैंने बोर्ड पर बना दी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपने मोशन के बारे में पढ़ लिया है, मोशन अंडर, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। जो पार्टिकल इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंडर मोशन करेगा, उसके ऑर्बिट की, है ना, उसकी मोशन के अंतर्गत उसके ऑर्बिट इनमें से हो सकते हैं। और कब कौन सा ऑर्बिट होगा, तो शर्त ये है जब पार्टिकल की टोटल एनर्जी इतनी 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 हो, है ना। और टोटल एनर्जी से निर्धारित होती है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी से निर्धारित होती है ऑर्बिट की शेप। तो इस तरीके से, है ना, कॉनिक सेक्शन या शेप क्या होगी उस पार्टिकल की जो मोशन कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ के, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। इसी के साथ ये आपकी सेंट्रल फोर्स की यूनिट कंप्लीट होती है, और इसी के साथ आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स भी कंप्लीट होती है, ठीक है। सारे, है ना, कंप्लीट जो नोट्स हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही रहे हैं। इस यूनिट के कंप्लीट नोट्स भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी बुक PDF भी हर यूनिट की टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। और बाकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स की अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट, है ना, नहीं जुड़े हैं चैनल से, वो भी जुड़ें और उन्हें भी लाभ मिले, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट, फिर क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे आगे, उन लेक्चर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।